नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला सबको हिलाकर रख दिया है। इसने भूपेश सरकार के समय कुल 36 महीने का हिसाब निकाला है ईडी ने, उसके आगे पीछे का नहीं निकाल पाई है। हर चीज के सबूत तो मिलते नहीं हैं। उसमें यह पता लगा है कि 72 करोड़ रुपया तो मिनिस्टर जो थे, कवासी लखमा आदिवासी मंत्री थे, अनपढ़ थे, दस्तखत भर करना जानते थे, 72 करोड़ रुपया उनको मिला है। 36 महीने में 2 करोड़ रुपया महीना उन्होंने अपना घर बनवाया, सुकमा में जो उनका चुनाव क्षेत्र है, रायपुर में मकान बनवाया, कांग्रेस भवन बनवाया और भी कई चीजें की होंगी। जो लोग भूपेश बघेल की सरकार 5 साल चला रहे थे, उसमें सबसे प्रमुख थे डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बनने वाले अनिल टुटेजा। सबको मालूम है टुटेजा सरकार चलाते थे। उनके अलावा एक अरुणपति त्रिपाठी थे जो भारतीय दूरसंचार सेवा के अफसर थे। किसी समय द्वापर या त्रेता में यहाँ आए थे छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार से डेपुटेशन पर, उसके बाद यहीं के होके रह गए थे। मैं नहीं जानता ऐसा कैसे होता है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी या क्या था उनका आखिरी दर्जा, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन उनका दर्जा ये था कि भूपेश बघेल सरकार में सबसे ज़्यादा कमाई वाला जो कारोबार था, दोनों तरह की कमाई वाला, सरकार की रेवेन्यू तो घटी होगी क्योंकि 2 नंबर का धंधा चल रहा था दारू का। ईडी ने कहा ये 2100-2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, तो उसको रमन सिंह के सरकार में भी दारू का काम, अगर मुझको ठीक याद पड़ता है तो यही अरुणपति त्रिपाठी करते थे। भूपेश बघेल के सरकार में भी 5 साल इन्होंने काम किया। और तो और कांग्रेस की भागीदारी वाली जो झारखंड सरकार है हेमंत सोरेन की, उसके एडवाइजर भी हो गए थे अरुणपति त्रिपाठी। शायद 1 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी वहां से मिली थी, पता नहीं क्या था। लेकिन छत्तीसगढ़ में दारू का धंधा कैसे चल रहा था ये सबको मालूम है। इसमें अनवर ढेबर नाम के एक बहुत बड़े कारोबारी, जो कि रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई भी हैं, भूपेश बघेल के बहुत करीबी, अनिल टुटेजा जो कि भूपेश सरकार पूरी की पूरी चलाते थे, इनके जितने वरिष्ठ अफसर भी थे इनसे पूछ के काम करते थे टुटेजा से। एक नाम कल ईडी ने जो कागजात पेश किए हैं, कवासी लखमा को कोर्ट में पेश करते हुए जो कागज पेश किया है ईडी ने, वो कल सामने आया है शाम को। एक नाम थोड़ा चौंकाने वाला है। ईडी ने लिखा है कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर विवेक ढांड वो शराब घोटाले के सरगना थे, लिखा है, और इस शराब घोटाले का पैसा भी उन तक पहुंचा, ये लिखा है। विवेक ढांड मुख्य सचिव रह चुके हैं। मुख्य सचिव के पहले वो रमन सिंह के शायद पहले कार्यकाल से ही रमन सिंह के सचिव रहे। रमन सिंह के 3 कार्यकाल में वो कई महत्वपूर्ण और ताकतवर ओहदों पे रहे। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद वो ओहदे पर तो नहीं रहे, सामने सरकार के प्रशासन के ओहदे पर तो नहीं रहे, लेकिन पर्दे के पीछे से विवेक ढांड और अनिल टुटेजा सामने रहते थे, विवेक ढांड पीछे रहते थे। ये लोग सरकार चलाते थे। क्या ऐसा था विवेक ढांड में? बहुत ही होशियार थे स्कूल कॉलेज में, मुझको ध्यान है। मुझको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था रायपुर के साइंस कॉलेज में उनके साथ एक क्लास में 1 साल या 2 साल पढ़ने का। वो बहुत होशियार थे और मैं पढ़ता ही नहीं था, या होशियार नहीं था ऐसा कहना ठीक होगा। तो मैं किसी तरह 2 साल में बीएससी फर्स्ट ईयर करके निकल आया। विवेक ढांड ने वहाँ एमएससी की, वहीं पढ़ाए कुछ समय तक। और वही दौर था जब भूपेश बघेल की मुलाकात विवेक ढांड से हुई थी। भूपेश बघेल छात्र थे रायपुर की साइंस कॉलेज के, विवेक ढांड पढ़ाते थे, तो वहीं से भूपेश बघेल अपना गुरु मानते थे विवेक ढांड को। उन्होंने पूरा सम्मान भी किया। 5 साल के कार्यकाल में विवेक ढांड को अपार सम्मान मिला।
वो सरकार के किसी ओहदे में तो नहीं थे, लेकिन उनके घर पर लोगों का डेरा लगे रहता था। तबादला करवाने के लिए, पोस्टिंग के लिए, काम कैसे करना है, कारोबारी, ठेकेदार, सप्लायर, सभी तरह के लोगों का डेरा लगे रहता था। मैं उनको बदनाम करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे उनसे बहुत खराब संबंध भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, खराब भी नहीं है। मैं तो जो ईडी ने जो कहा है कोर्ट में, मैं उस संदर्भ में ये बात कर रहा हूं कि एक आईएएस अफसर जो रिटायर हो गया था, जो अपने जन्म के समय से एक संपन्न परिवार का था, विवेक ढांड संपन्न परिवार के थे, मेरा उनके घर आना जाना था, बहुत विनम्र थे उनके माता पिता, और उनके जमीन जायदाद ये पहले से थे, विवेक ढांड के सरकारी नौकरी में आने के पहले से थे। ये अलग बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने आईएएस अफसर रहते हुए, सरकारी नौकरी में रहते हुए, जो सरकारी लीज की जमीन थी उसको उन्होंने अपने नाम पे बहुत कम दाम पे करवा लिया, उसका लैंड यूज कमर्शियल कर लिया होगा। मैं उस पे नहीं जा रहा हूं अभी, वो जो हुआ है कागजों में हुआ है। मैं जा इस पे रहा हूं कि ईडी ने जो कहा है कि विवेक ढांड सरगना थे शराब घोटाले के, थोड़ा अटपटी बात लग रही है मुझको, बहुत गलत नहीं लग रही है लेकिन खराब लग रहा है सुनकर। लोग जानते थे कि ये जो लोग हैं सारे के सारे, न केवल ये लोग बल्कि सरकार के और बहुत सारे लोग, वो विवेक ढांड के इर्द गिर्द ही काम करते थे, और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विवेक ढांड की हर बात को सुनते थे, ऐसा मुझको पता लगते रहता था उस समय। 5 साल में मेरी उनकी मुलाकात शायद नहीं हुई, या किसी एक आध अंतिम संस्कार में हुई, और मेरी मुलाकात नहीं हुई, कोई मेरी बात नहीं हुई, कोई काम भी मैं उनसे 5 साल में नहीं करवा पाया अपना। लेकिन ईडी ने अदालत में कहा है तो कोई बात जरूर होगी। ईडी ने अदालत में कहा है कि इन तक पैसा पहुंचता था, बड़ी बात है ये। ही वॉज ऑल्सो बेनिफिशियरी ऑफ द स्कैम, ऐसा ईडी ने अदालत में लिख के दिया है। जरूर होंगे ईडी के पास सबूत, क्योंकि इनकम टैक्स के छापे पड़े थे विवेक ढांड के घर पर। उनको शायद क्लब से सवेरे लेके गए थे घर पर, जब उनका छापा पड़ा था तो हिल गया था पूरा प्रदेश कि एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी के यहाँ छापा पड़ना इतना बहुत बड़ी बात थी, ऐसा और पहले कभी हुआ नहीं था। इसी प्रदेश में एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ऐसे भी थे, सुनील कुमार नाम के, जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी रहते किसी से एक कप चाय भी नहीं पी थी। मैंने उनको भी देखा है, वो भी मेरे दोस्त थे, करीब से देखा हुआ है उनको। ऐसे प्रदेश में विवेक ढांड के यहाँ छापा पड़ा। अब ईडी कोर्ट में कह रही है कि ये सरगना थे शराब घोटाले के। तो मैं आज 2-3 बातों को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि एक कोई पता नहीं द्रोणाचार्य का था या विश्वामित्र का था, किसका था मुझको ठीक से ध्यान नहीं है, किसी राज परिवार के कोई गुरु थे, राजगुरु, उनके कहे हुए राजपाट चलता था, कुछ इस किस्म का था विवेक ढांड का भूपेश बघेल के 5 साल में। 5 साल सरकार में जिनकी इतनी चलती थी, इतना वजन था, जिनके पिता 10, 20, 25 करोड़ 50 करोड़ की दौलत छोड़कर गए थे। और मेरा ये मानना है कि कोई भी आईएएस अफसर जो हैं वो खुद भी रिटायर होने तक कुछ करोड़ों रुपए तो बचा लेते हैं, और कुछ करोड़ों रुपए का ब्याज जो रहता है उससे ज़्यादा तो खर्च भी किसी का आम तौर पर नहीं होता है। क्या ज़रूरत थी विवेक ढांड को इसमें शामिल होने की? अगर ईडी का कहना अदालत में सही है तो क्या ज़रूरत थी? लोग कहते हैं किसी को कि फलाने को टिकट दे दो, अच्छे रईस परिवार का है, कोई भ्रष्टाचार तो करेगा नहीं। ऐसा मैंने नहीं देखा है। मैंने देखा है कि आपके पास पैसा कितना भी रहे, घर परिवार का, कारोबार का, भ्रष्टाचार करने की नौबत आती है तो लोग कर लेते हैं। लेकिन ये तो अफसर थे, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी थे इसी शहर में विवेक ढांड एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के रूप में
शायद सरकार के हर कार्यक्रम में, राजभवन के हर कार्यक्रम में इनको न्योता जाता रहा होगा। क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको इस शराब घोटाले में शामिल होने की? और ऐसा तो था नहीं कि भूपेश बघेल सरकार की किसी भी बात की इनको जानकारी न रही हो। इनको हर बात की जानकारी रहती थी। बहुत होशियार, बहुत तेज अफसर हैं। मेरी पर्याप्त मुलाकात है ये दो विशेषण इस्तेमाल करने के लिए कि बहुत तेज हैं, बहुत होशियार हैं। ये इन्होंने क्यों किया मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन ईडी जितने लोगों को घेर रही है, मेरा मानना है कि ईडी इस एक मामले में गलत नहीं घेर रही है लोगों को, लोग चाहे जो कहें। कवासी लखमा को भी घेरा है उन्होंने तो ठीक घेरा है, ऐसा मेरा मानना है। कवासी लखमा को आबकारी मंत्री बनाना कांग्रेस की, भूपेश बघेल सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश थी, ये भी मेरा मानना है। कांग्रेस यानी मैं राष्ट्रीय कांग्रेस कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस कुछ रहती नहीं है मुख्यमंत्री के रहते। कवासी लखमा जैसे अनपढ़ व्यक्ति को धांस दिया गया, इसमें डुबा दिया गया, बलि चढ़ा दी गई उनकी। दिया होगा 2 करोड़ रुपया दिया होगा महीने का, मुझको उससे इनकार नहीं है। लेकिन जो 21-2200 करोड़ का जो घोटाला किया गया और उसमें एक आदिवासी नेता जो लगातार 5-6 बार का जीता हुआ विधायक है उसको धांस दिया गया, ऐसा घोटाला था ये मालूम है लोगों को कि ये टोटेजा, ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी ये तो गले गले तक शामिल थे शराब घोटाले में, ये मालूम है लोगों को। विवेक ढांड के नाम की भी चर्चा होते रहती थी कि ईडी की अगली बारी इनकी है, ढांड की। मेरे मन में दुर्भावना जरा भी नहीं है विवेक ढांड के लिए। मन में थोड़ी सी तकलीफ है कि मैं एक वक्त साथ में पढ़ा था, बहुत होशियार थे, सीधे सरल थे, सब कुछ अच्छा था इनके साथ में, क्यों ऐसा करना पड़ा होगा? पैसा भी बहुत था अपने घर का, और चीफ सेक्रेटरी होके जो रिटायर हो रहे हैं उसके बाद वो रेरा के चेयरमैन रहे, पूरी ताकत की कुर्सी थी, वो सहूलियतें थी बहुत सारी। उनकी ज़मीनें इतनी हैं, यहाँ पे ज़मीनों का लैंड यूज़ रिहायशी से कमर्शियल हो गया है, तो 10, 20, 25 गुना कितना उनका दाम बढ़ गया होगा। अच्छा नहीं लग रहा है पढ़कर मुझको कि शराब घोटाले के सरगना थे विवेक ढांड, उनकी अगुवाई में हुआ है ये पूरा शराब घोटाला और इन तक पैसा पहुंचा है। मैं सोचता हूँ इंसान को ईमानदार रहने के लिए क्या करना पड़ता है, और क्या हो सकता है किसी के पास कि वो बेईमान बने बिना ईमानदार रह ले? क्या हो सकता है ऐसा? जिसको माता पिता ने करोड़ों की दौलत दी हो, जिसको आपने कुर्सी पे रहते हुए अपनी ताकत से करोड़ों को, कुछ तो बाजार के भाव से हो गया होगा, कुछ नजूल की ज़मीन को आपने बहुत सस्ते में अपने नाम पे कर लिया, उससे हुआ होगा, कुछ लैंड यूज़ बदलने से हुआ होगा, तो शायद 10 करोड़ से बढ़ के वो सैकड़ों करोड़ तक मामला पहुंचा होगा। मुझको ठीक अंदाज नहीं है, मैं किसी की ज़मीन जायदाद गिनने में थोड़ा कमज़ोर हूँ। लेकिन क्या ज़रूरत थी दारू के धंधे की गंदगी में हाथ और मुंह काला करने की? क्या ज़रूरत थी? थोड़ा हैरान हो रहा हूँ मैं। कुछ लोगों को अटपटा भी लग सकता है कि मैं इसी शहर में रह रहा हूँ और यहाँ के एक किसी रहने वाले व्यक्ति के बारे में मैं इतनी बुरी बातें बोल रहा हूँ। मैं बुरी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाकी दुनिया को समझ में आए इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। मेरी जानकारी में है कि विवेक ढांड जिस समय कलेक्टर थे उस समय कुछ 1-2 घटनाएं मेरी जानकारी में हैं जिससे पता लगता था कि वो उस वक्त तक तो ईमानदार थे। किसी के ईमानदारी की कसम खाना ठीक नहीं है, लेकिन मुझको अंदाज है कि वो कलेक्टर रहते हुए उस वक्त ईमानदार थे। अब ईडी कह रहा है कि शराब घोटाले के सरगना थे वो, और ये शराब घोटाला क्या था? नकली शराब बनाना, नकली होलोग्राम छपवाना, सरकारी दुकानों से 2 नंबर की दारू को खुद सरकार के लोग बेच रहे थे। कहा ईडी ने कहा है कि अनवर ढेबर जो है यही आबकारी मंत्री था यहाँ का। आप सोचिए कि एक राह चलता व्यक्ति, इनके भाई एजाज ढेबर ने अभी कहा है कि मेरे पिता कबाड़ी थे, ऐसा कुछ कहा है एक जगह। कबाड़ का काम बुरा है ऐसा मैं नहीं कह रहा,
लेकिन वो आबकारी मंत्री था, ऐसा ईडी ने कहा है अदालत में। मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूं, क्या उसके साथ एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी का कोई तालमेल हो सकता था किसी भी गिरोहबंदी में, किसी भी चीज में? क्या एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी को, इतना सीनियर आईएएस अफसर होके जो रेरा का चेयरमैन हो गया था, और भूपेश बघेल ने जाने के ठीक पहले एक कोई नवाचार आयोग बनाया था, चूंकि कार्यकाल पूरा हो रहा था विवेक ढांड का रेरा में, तो भूपेश बघेल ने एक नवाचार आयोग कोई बनाया था, उस नवाचार आयोग का अध्यक्ष बनाया था विवेक ढांड को। सरकार लौटी नहीं भूपेश बघेल की, भाजपा की सरकार आ गई। शायद किसी ने सोचा नहीं था उनमें से कि जाते जाते हम ये नवाचार आयोग बना रहे हैं, शायद विवेक ढांड को भी नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने सरकार के आखिरी कुछ हफ्ते या महीनों में नवाचार आयोग का अध्यक्ष, उनको कोई क्या बनाएगा भूपेश बघेल की सरकार में, उन्होंने खुद ही तय किया होगा कि उनको क्या बनना है। तो सरकार बीजेपी की आ गई, वो नवाचार आयोग से उनको इस्तीफा देना पड़ा। वो भी शायद जल्दी नहीं दिया था उन्होंने, कुछ अरसा रुक कर दिया था। तो मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूं कि इतनी संपन्नता, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेरा अध्यक्ष की इज्जत, इसी शहर में पैदा होके इसी शहर में रहने वाले, आज ईडी अगर कह रही है कि ये शराब घोटाले के सरगना थे, मुखिया थे, क्या होगा? मुझको थोड़ा अटपटा लगता है, मुझको थोड़ा हैरानी होती है इसको लेकर। क्यों किसी को ऐसा करने की जरूरत होती है? कुछ अंदाज है आपको? मेरी समझ थोड़ी साथ नहीं दे रही है। और क्या मिल सकता है किसी इंसान को? छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले 3-4 ही लोग ऐसे रहे होंगे जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं, उससे ज्यादा नहीं रहे होंगे। 3, 4, 5 अधिक से अधिक रहे होंगे 25 साल में जो बने हैं यहाँ। कितने लोगों को मौका मिलता है इस दर्जे पर पहुंचने का? और खासकर जो इसी शहर में बसने वाले हैं, जिनका घर बार, परिवार, रिश्तेदारी सब कुछ यहाँ पर है, उनके पास कितना समय बचता है दूसरे काम करने का, अपने इज्जत के काम से परे? ईडी ने कहा है कि विवेक ढांड इस शराब घोटाला कांड के सरगना थे। मैं सोचता हूं कि ऐसी तोहमत झेलने के पहले अपने मन ने क्यों नहीं रोका होगा उनको? परिवार में तो शायद वो बड़े हैं, भाई बहनों में पत्नी भी छोटी होगी, माता पिता हैं नहीं, और शायद कोई नहीं रहे होंगे रोकने वाले। हमारे जैसे कोई शुभ चिंतक हो सकते थे, तो बरसों से उनसे कोई संपर्क रह नहीं गया था। मैं उस नाराजगी में या किसी रंज में तंज नहीं कस रहा हूं। मैं लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रदेश में सबसे ताकतवर अफसर होकर रिटायर हुए, जहां का 5 साल का सबसे ताकतवर, पूरे 25 साल के इतिहास में भूपेश बघेल सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, वो जिसको अपना गुरु मानते रहे सार्वजनिक रूप से, विवेक ढांड को राजगुरु रहे वो एक किस्म से। राजगुरु को क्या पड़ गई थी ऐसी कि दारू घोटाले को ऐसा उसके सरगना या मुखिया की तरह काम करें? ईडी ने कहा है, मेरे पास अलग से जानकारी नहीं है, लेकिन ईडी ने अदालत में लिख के कहा है, लिख के दिया है। क्या किया जाए? कहां पर हवस थमनी चाहिए इंसान की? कितने पैसों के बाद, कितनी ताकत के बाद, कितने प्रभाव के बाद, कितने आभा मंडल के बाद? मुझको लगता है कि अगर इस तरह की अप्रिय चर्चा विवेक ढांड के बारे में नहीं होती तो वो सरकार के मुखिया रहते, सरकार के मुखिया ने प्रशासन के मुखिया रहते हुए चीफ सेक्रेटरी के बाद एक संवैधानिक पद पर रहे, वो रेरा के अध्यक्ष। बची पूरी जिंदगी वो यहां बहुत सम्मान से रहते। आज मुझको मालूम है कि ये शराब घोटाला कांड है कि कोई दूसरा कांड है पिछली सरकार के समय का, उसके लोगों की बेगुनाही को लेके किसी को कोई
भरोसा नहीं है कि इसमें लोग बेगुनाह थे और ज़बरदस्ती फंस गए हैं। चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी हो सौम्या चौरसिया, या जो सरकार के लिए 2 नंबर की कमाई का सबसे बड़ा जिला माना जाता है कोरबा, उसकी कलेक्टर रही हो रानू साहू, आईएएस महिला, या समीर बिश्नोई नाम के एक और आईएएस जिन्होंने नाजायज तरीके से कोयला घोटाले के लिए, कोयला रंगदारी टैक्स के लिए रास्ता तैयार किया नाजायज तरीके से। जेल में हैं सारे लोग, और भी बहुत सारे अफसर जेल में हैं। मैंने इनके आसपास के बहुत सारे लोगों से बात की, तमाम लोगों को भरोसा है कि ये मुजरिम हैं ये लोग, इनमें से कोई भी मासूम नहीं है, कोई भी ईमानदार नहीं है। लेकिन विवेक ढांड तो मासूम भी रह सकते थे, ईमानदार भी रह सकते थे। क्यों ऐसा हुआ कि उनके घर पे छापा मारने की जरूरत पड़ी इनकम टैक्स को? क्यों ऐसा हुआ कि ईडी ने जो कोर्ट में कागज पेश किए हैं उसमें लिखा है कि ये विवेक ढांड शराब घोटाले के सरगना थे? अच्छा नहीं लग रहा है मुझको सुनकर। एक व्यक्ति जिसके पास ईमानदार बने रहने की पूरी गुंजाइश थी। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो गरीबी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, कर्ज में डूबे हैं, हो सकता है वो थोड़ा बहुत बेईमानी कर लें। इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी निजी जानकारी है, इनकी संपन्नता अपार थी। बाद में ज़मीन की लीज रिन्यूअल और लैंड यूज चेंज वगैरह में वो संपन्नता और मल्टीप्लाइड बाई कोई भी संख्या होगी उतनी हो गई। उसके बाद ईडी लिख रही है कि पैसा पहुंचा इनके पास। सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आपकी संपन्नता कितनी भी हो, आप कितने ही ताकतवर ओहदे पे क्यों न रहे हों, समाज में आपका सम्मान कितना भी क्यों न रहा हो, कभी किसी को इस तरह के धंधे में नहीं फंसना चाहिए। दारू का धंधा जो है सबसे बदनाम धंधा माना जाता है। नेताओं के बीच में उतना बुरा नहीं माना जाता। नेताओं को 1 नंबर और 2 नंबर की कमाई इसी धंधे से सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जनता के बीच में इसको अच्छा नहीं माना जाता। ये एक मिसाल है, एक व्यक्ति जो आसमान तक पहुंचा था, छत्तीसगढ़ में पैदा, छत्तीसगढ़ की रायपुर की स्कूल में पढ़ा, रायपुर के कॉलेज में पढ़ा, जो राजगुरु रहा मुख्यमंत्री के रहते हुए। उसके पहले रमन सिंह के समय में रमन सिंह का सचिव रहा लंबे समय तक। रमन सिंह ने अपने प्रमुख सचिव के पद से विवेक ढांड को क्यों हटाया था, मुझको उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है क्यों हटाया था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी बने थे ये तो तय है। लोगों को अपने आप पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। मैं केवल इसी एक मिसाल के लिए आपके सामने यहाँ खड़े होकर भारी मन के साथ ये बात कह रहा हूँ। मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं 10, 15, 20 बरस पहले तक विवेक ढांड की मिसाल दे सकता था लोगों को। शायद एक बार साइंस कॉलेज के किसी प्रोग्राम में हम दोनों मौजूद थे। वहाँ भी मैंने कहा था कि मैं बहुत अच्छा छात्र नहीं था यहाँ का, मुश्किल से 2 साल में 1 साल की पढ़ाई पूरी कर पाया था। लेकिन विवेक ढांड तो बहुत होशियार थे, बहुत ब्राइट थे, मेरिट में आते थे। ये एमएससी करके उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद आईएएस में सेलेक्ट हुए। उनका इरादा एकदम आईएएस बनने का था, सब पूरा हो गया था उनका। कोई भी नौकरशाह, कोई भी अफसर जो सबसे अधिक उम्मीद कर सकते हैं वहां तक वो पहुंच गए थे। केंद्र सरकार में कभी गए नहीं थे वो, इसलिए वहां तो कुछ बनना नहीं था। राज्य में सब बन गए थे वो। लेकिन शराब घोटाले का सरगना बनना ये
बहुत तकलीफदेह बात है अगर ईडी सच बोल रही है, अगर ईडी झूठ नहीं बोल रही है तो। और मैंने ईडी के बाकी जितने निष्कर्ष देखे हैं उसमें मुझको लगता है कि उसके निष्कर्ष मोटे तौर पे सही हैं। किसी ईमानदार बेकसूर को दबोचा हो ईडी ने, ऐसा मुझको नहीं लग रहा है अभी जितने भी मामले मैं देख रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, ये सूर्यकांत तिवारी, ढेबर और जितने तरह के लोग भीतर हैं जेल में, पिछली सरकार में जो तरह तरह से ताकतवर थे, तो मैं उसको बहुत गलत नहीं मान रहा हूं ईडी के केस को। विवेक ढांड के मिसाल से याद रखिएगा कि आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, आपके पास सम्मान बहुत हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी जुर्म में शामिल हो जाते हैं, अगर कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा बड़ा अगर है, अगर जैसा कि ईडी कह रही है कोर्ट में, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर आप जुर्म की दुनिया में शामिल हो जाते हैं, अगर इतना बड़ा शराब घोटाला, ये पूरा बच्चा यहाँ का जानता है शराब घोटाला था, क्योंकि हर शराबी रात को जब शराब पीने के बाद अपने घर पहुंचता था तो भांति भांति की गालियां देता था सरकार को, क्योंकि शराब उसको ओवर रेट पर ही मिलती थी। बिना ओवर रेट के शायद एक बोतल दारू भी नहीं बिकी थी। यही ढेबर वगैरह, टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, यही लोग चलाते थे। लेकिन विवेक ढांड इनके सरगना थे। ये बात ईडी ने कोर्ट में कही है, तो मैं केवल बात को खत्म करते हुए बस यही याद दिलाता हूं आपको, आपके पास पैसा कितना भी रहे, आपके पास इज्जत कितनी भी रहे, मुजरिमों के साथ रहना, मुजरिमों के गुरु बनना, मुजरिमों के मुखिया रहना, मुजरिमों को मार्गदर्शन देना, उनसे पैसा लेना, अगर ईडी ने सही कहा है तो, मैं नहीं जानता हूं, ईडी ने लिखा है विवेक ढांड वाज आल्सो बेनिफिशियरी ऑफ द स्कैम, लिखा है, अदालत में लिखा है, ईडी ने साबित भी करना पड़ेगा इनको। मैं नहीं जानता गिरफ्तार क्यों नहीं किया है अभी तक, मैं वो दिन देखना मुझको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे साथ में पढ़ा हुआ एक लड़का जो कामयाबी के आसमान पे पहुंचा, वो शराब घोटाले में गिरफ्तार करे ईडी, उसको मुझको अच्छा नहीं लगेगा। ना आए वैसी नौबत तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन मुझको, आपको, तमाम लोगों को, अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को ये मिसाल देनी चाहिए कि अगर आप रिटायर होने के बाद बुढ़ापे में जाके भी किसी जुर्म के हिस्सेदार बन जाते हैं, जुर्म के भागीदार बन जाते हैं, उससे फायदा पाने वाले बन जाते हैं, तो पूरी जिंदगी की कामयाबी, पूरी जिंदगी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मैं बस आज इतनी सी बात, एक छोटी सी नसीहत के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं बाद में हेलमेट और बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू का कुछ नहीं बोलूँगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, तकलीफ की बात है। जो व्यक्ति कामयाबी के आसमान पे पहुंचा हुआ था, चीफ सेक्रेटरी बनना कम नहीं रहता है। चीफ सेक्रेटरी रिटायर होते होते फिर उन्होंने अपने आप को रेरा का चेयरमैन बनवा लिया था। वो भी सबसे ताकतवर एक कुर्सी थी जिसमें पूरे स्टेट के बिल्डर, कॉलोनाइजर, ये सब लोग आते हैं उसमें। बहुत ताकतवर कुर्सी थी वो। मैं वहाँ के बारे में नहीं जानता, उनके बारे में मैं कभी उस ऑफिस में उनसे जाके मिल नहीं पाया। उन्होंने 5 साल मुझको समय नहीं दिया मिलने का। मुझको कोई शिकायत नहीं है, मलाल भी नहीं है, मेरा कोई काम भी नहीं था। लेकिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सारी कामयाबी, शोहरत, खानदानी इज्जत, खानदानी दौलत, ये सब मिट्टी में मिल जाती है अगर आप मुजरिमों के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं तो। और ख़ासकर जब ईडी कोर्ट में कहे कि आप उनके सरगना थे और आप उनसे पैसा भी पाते थे, क्या ज़रूरत थी इस पैसे की, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझको लग रहा है कि एक सबसे अरबपति कोई कारोबारी छत्तीसगढ़ का ट्रेन में बिना टिकट सफ़र करते पकड़ा जाए और पता लगे कि जेब में बाथरूम की टोंटी भी निकली हुई मिल जाए,
कैसी निराशा होगी। कुछ ऐसा ही मिर्च को निराशा हो रही है। इतना पैसा है, अपने आप में पारिवारिक है, मैं बाकी नहीं जानता किसी का, मैं हिंदुस्तान का, स्विट्जरलैंड का, हॉलैंड का नहीं जानता। लोग कहते हैं कि ये अरुणपति त्रिपाठी ने बहुत सारा पैसा हॉलैंड भेज दिया है, मैं नहीं जानता हूँ। लोगों को सोचना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि महज कामयाब हो जाना, महज शोहरत पा लेना, महज ताकत पा लेना काफ़ी नहीं रहता। अपनी हवस को आखिरी तक काबू में रखना भी जरूरी रहता है। सोच के देखिएगा, मेरी बात अगर आपको ठीक लगे तो ये वीडियो औरों को भेजिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, औरों को भी दिखाइएगा कि किस तरह अपनी हवस लोगों को काबू में रखनी चाहिए। और ताकत आपको हर समय नहीं बचा सकती। 5 साल अगर आपकी पेशाब से चिराग जलते रहा तो भी आज उससे आप सड़क पे गिरी हुई एक बीड़ी भी नहीं बुझा सकते पूरी धार से। ये दिन ऐसे देखने पड़ते हैं। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बात ठीक लगती है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसमें नीचे कोई अशोभनीय बात मत लिखिएगा, मैं तो गंभीर बात कर रहा हूँ, किसी की इज्जत खराब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इज्जत की फिक्र करते बोल रहा हूँ। जिनके साथ में एक क्लास में रहने का मौका मिला था, मैं पढ़ने का मौका नहीं कह सकता क्योंकि वो पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ता था। लेकिन आप अपने बच्चों को एक मिसाल दे सकें कि तमाम अच्छी बातें, खूबियाँ, संपन्नता, रईसी के बाद लोग कहाँ जाकर गड्ढे में गिरते हैं, ये अगर मिसाल दे सकें तो हो सकता है उनको एक सबक मिले। फिर मिलेंगे।